अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, तीसरा चरण बेहद महत्वपूर्ण है। करहल से लेकर झांसी तक एक बड़ी राजनीतिक जंग लड़ी जा रही है। 2017 में 2019 में इस क्षेत्र से मैनपुरी के अलावा भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत हासिल हुआ, लेकिन क्या 2022 में वो प्रचंड बहुमत वापस भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा? सबसे बड़ी चुनौती बीजेपी की है। बीजेपी डिफेंडिंग चैंपियन है, इसलिए उसका अपना किला बचा पाना सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि जिस पट्टी में तीसरे चरण का चुनाव है वो मुलायम सिंह यादव की बेल्ट कही जाती है, और वो किला तभी भेदा जा सकता है जब कोई बहुत बड़ी लहर या फिर राजनीतिक या फिर किसी की सुनामी आई हो, तभी भेदा जा सकता है। सामान्य परिस्थितियों में मुलायम सिंह यादव के किले को ढहाना या उसमें कुछ भेद करना बड़ा मुश्किल होता है। इस बार तीसरे चरण में क्या होने जा रहा है? हाथरस से शुरू होने वाला ये चुनाव करहल होते हुए कानपुर के रास्ते जालौन होते हुए जब झांसी से ललितपुर पहुंचेगा तो क्या गुल खिलाएगा, और तीसरे चरण में क्या महत्वपूर्ण चीजें हैं, हम इस विषय पर आज खुलकर चर्चा करने वाले हैं। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश का चुनाव दिनों दिन बेहद दिलचस्प, राजनीतिक जोखिम से भरा हुआ चुनाव होता जा रहा है। मैं हमेशा से कहता हूं कि 7-8 राज्यों का चुनाव बराबर उत्तर प्रदेश का चुनाव। उत्तर प्रदेश का चुनाव किसी राज्य का चुनाव नहीं होता बहनों भाइयों। उत्तर प्रदेश का चुनाव देश का चुनाव होता है। उत्तर प्रदेश जिसको चुनता है, देश उसको चुनता है। उत्तर प्रदेश से जो मैसेज जाता है वो देश का मैसेज होता है, और उत्तर प्रदेश के जो मुद्दे होते हैं वही राष्ट्रीय मुद्दे बनते हैं। उत्तर प्रदेश कभी क्षेत्रीय मुद्दों पर वोट नहीं करता। उत्तर प्रदेश हमेशा राष्ट्रीयता की बात करने वाला सूबा है। तो इस बार उत्तर प्रदेश ने क्या तय किया है? तीसरा चरण, जिसकी 59 सीट्स 59 सीटें और 16 जनपद इसमें शामिल हैं, और ये तीनों चरणों का सबसे बड़ा मुकाबला है। यादव परिवार की एकता क्या नया असर लाने वाली है, या फिर अमित शाह, योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी की टीम वापस वो करिश्मा दोहरा पाने में कामयाब होगी जो 2017 और 2019 में हुआ? इस क्षेत्र में, जिसे यादव पट्टी भी कहा जाता है, समाजवादी पार्टी अपने शुरुआती वक्त से लेकर 2017 तक बहुत ताकतवर रही है। यहाँ उसे चुनौती दे पाना हर बार बहुत कठिन रहा है, लेकिन बीजेपी ने 2017 और 2019 में ऐसा करके दिखाया और समाजवादी पार्टी को उसके गढ़ में परास्त किया। लेकिन अब वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है। वो वक्त कुछ और था, ये वक्त कुछ और है। वो मसले कुछ और थे, ये मसले कुछ और हैं। वो विघटन का दौर था परिवार में, ये एकता का दौर है। और इसमें कोई दो राय नहीं है, सबको सार्वजनिक तौर पर इस सच को मान लेना चाहिए। मुकाबला सिर्फ आमने सामने का है, यह हकीकत है। बाकी लोग साइड रोल में हैं, और दिनों दिन यह लड़ाई बड़ी भीषण और बड़ी राजनीतिक जोखिम से भरी होती जा रही है। इस क्षेत्र में करहल जैसी सीट पर आज बहुत हाई प्रोफाइल मुकाबला हुआ। होम मिनिस्टर अमित शाह ने ललकारा कि करहल से अखिलेश यादव हार जाएंगे। अखिलेश यादव ने करहल से ललकारा कि नेताजी को आते देखकर होम मिनिस्टर अपना हेलीकॉप्टर लेकर निकल गए। ये जुबानी तीर है, लेकिन दरअसल इसका मकसद होता है कि अपने अपने कार्यकर्ताओं को चार्ज करना, उद्वेलित करना, उनमें जोश भरना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वोट हासिल किया जा सके। इसमें कोई दो राय नहीं कि करहल से अखिलेश यादव बेहद और बेहद मजबूत हैं, उनको वहाँ चुनौती नहीं दी जा सकती। लेकिन राजनीतिक दल उनके किले में घुसकर इस तरह की चुनौतियाँ प्रस्तुत करते हैं ताकि आसपास की सीटों पर भी मैसेज दिया जा सके। अभी गोरखपुर में भी आपको जब चुनाव होंगे, वोट पड़ेंगे, तो उसके ठीक पहले इसी प्रकार से चुनौतियाँ दी जाएंगी। तो इस बार तीसरा चरण क्या तय करने वाला है? करहल से लेकर झांसी तक की ये जंग तीसरे चरण की क्या गुल खिलाने जा रही है? और ये कहा जा रहा है कि इस चरण से जो तस्वीर साफ होगी, उत्तर प्रदेश में उस पार्टी के लिए सरकार बनाने का रास्ता और प्रशस्त होगा और मजबूत होगा।
पहले और दूसरे चरण के तमाम एनालिसिस आ चुके हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि अभी रुकिए, अभी थोड़ा थम जाइए, अभी विश्लेषण करते वक्त थोड़ा संयम का परिचय दीजिए। तीसरा चरण हो जाने दीजिए और चौथे चरण के वोट पड़ जाने दीजिए, आधा चुनाव तब माना जाएगा, क्योंकि अभी सिर्फ 113 सीटों पर ही चुनाव हुए हैं, यानी तकरीबन 28 से 30% सीटों पर चुनाव हुए, 70% बाकी है। कम से कम 50% पे वोट हो जाने दीजिए, फिर देखते हैं कि किसकी सरकार बन रही है। हम आज इस विषय पर चर्चा करेंगे कि तीसरे चरण में चुनौतियां क्या हैं, बीजेपी के पास अपना किला बचाने की क्या तरकीब है और समाजवादी पार्टी अपने साम्राज्य को वापस पाने के लिए क्या क्या हिकमत कर रही है। इस बारे में आज खुली विस्तार से सार्वजनिक बहस होगी। कुछ बयान सुनिए आप। नाम पर झूठी घोषणाएं करके अपने परिवार, अपने नाते रिश्तेदारों की ही तिजोरियां भरी हैं। ऐसे घोर परिवारवादियों को अब यूपी की सत्ता के आसपास भी फटकने नहीं देना है। सपा, बसपा और कांग्रेस ने आपको 70 वर्षों तक बूंद बूंद जल के लिए तरसाया था, लेकिन अब आपकी अपनी डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हर घर में शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने का हम काम कर रहे हैं। आज बड़ी भीड़ आई है, मामूली बात नहीं है। इतनी भीड़ कभी होती नहीं थी सभाओं में, आज लाखों लोग हैं, इसलिए बड़ी उम्मीद के साथ आए हैं। तो मैं विश्वास दिलाता हूँ समाजवादी पार्टी आपकी उम्मीदों को पूरा करेंगे। जहां नेताजी ने कुश्ती लड़ाई, जहां राजनीति सीखी और बड़े बड़े लोगों को उत्तर प्रदेश और देश में चरखा दांव लगा करके समाजवादी पार्टी को ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। तो बहनों भाइयों, मैंने कहा वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है। क्या 2017 की कहानी दोहराई जाएगी? 2019 क्या रिपीट होगा? या 2022 एक नई इबारत लिखने के लिए उत्तर प्रदेश की जनता, इन 16 जनपदों के लोग तैयार हैं? हम आज इस विषय पर चर्चा करेंगे। अशोक पांडे हैं मेरे साथ बीजेपी से, समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन के संयुक्त प्रवक्ता डॉक्टर सुशील कुमार मेरे साथ मौजूद हैं, हेमंत तिवारी उत्तर प्रदेश के बहुत ही जाने माने पत्रकार, और संजय बेचन जी मेरे साथ मौजूद हैं, उत्तर प्रदेश की राजनीति को बहुत अच्छे से समझने वाले वरिष्ठ पत्रकार। डॉक्टर एम.एच. खान बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, और प्रियंका गुप्ता उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी की स्पोक्स पर्सन। थोड़ी देर में वीरेंद्र सिंह जी मुझे इटावा से ज्वाइन करने वाले हैं इस डिबेट में। बहुत शुक्रिया और स्वागत आप सभी का। तो अशोक पांडे जी, कार्यक्रम की शुरुआत आपसे। 59 में 49 सीटें जीते थे, इस बार आप काफी दबाव में महसूस कर रहे हैं। देखिए, अभी आपने ही कहा कि वो हाल दूसरा था, ये हाल दूसरा था, वो साल दूसरा था बोला था, आपको सुनाई कुछ और देता है। बदला है। हाँ, तो वो हाल दूसरा था, ये हाल दूसरा है। अब हमने उत्तर प्रदेश में डिम्पल यादव को भी पटका है। आपको याद होगा, सुब्रत पाठक ने उन्हें हराया है। मेरा ये मानना है कि अब हाल दूसरा है। महिलाओं के प्रति हमें भाषा थोड़ी ठीक रखनी चाहिए, साथ सबका पटकने वगैरह की भाषा थोड़ा ठीक नहीं है। महिलाओं की विश्वास जीता है जी। हमने राजनीति में पटका है जी, राजनीति में हराया है, पटका है। ये कोई असंसदीय शब्द नहीं है। अभी चरखा दांव पर नेताजी से कई लोगों को अखिलेश जी ने पटकवाया, ये कोई असंसदीय नहीं है। मैं महिलाओं के प्रति आदर सूचक शब्दों का इस्तेमाल हो, इसलिए सिर्फ आपको टोक रहा हूं। मेरा ये मानना है विजय भाई कि हमने उत्तर प्रदेश में विकास किया है, सबका साथ सबका विश्वास हासिल किया है। 5 साल हमने काम किया है, उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है। यादव परिवार एक हुआ और चरखा दांव चला तो पूरे परिवार का भला होगा। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कहते थे पूरा समाज हमारा परिवार है। यादव परिवार एक हो गया पांडे जी, इससे कुछ दुख है आपको? यादव परिवार भगवान करें एक हो जाए, क्योंकि यह मर्यादा पुरुषोत्तम का देश है।
जहां पर बाप के कहने पर बेटा वनवास चला जाता है, यहाँ बेटा बाप को ही वनवास दे रहा था। ये तो मैं चाहता हूं कि मर्यादा अगर बच रही है तो बचनी चाहिए, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इस क्षेत्र के लोग कर गई। भारतीय जनता पार्टी को क्यों वोट दें, आप मुझे उसके कारण गिनाएं। जी, उत्तर प्रदेश में आपने देखा कि लोगों ने राजनीति का अपराधीकरण कर दिया था। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, विजय मिश्रा अरे मैं इस क्षेत्र के लोगों की बात कर रहा हो रहे थे। आप वो तो 6वें 7वें चरण में चर्चा होगी मुख्तार की। उसमें कानून व्यवस्था उसमें भी आती है विजय भाई। कानून व्यवस्था बिगड़ेगी तो यह तीसरा चरण वाला भी जिला भी प्रभावित था। मेरा ये मानना है यूपी में कानून व्यवस्था सही है। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से लोग कोई व्यापार लगाने को तैयार नहीं था, 13वां नंबर पर था, आज दूसरे नंबर पर है योगी जी के नेतृत्व में। उत्तर प्रदेश में हमने गरीबों को घर दिया है। कोरोना संक्रमण काल में जिस तरह से पूरा प्रदेश प्रभावित था, हमारे योगी जी ने जिस तरह से अस्पताल की व्यवस्था कराई, दवा की व्यवस्था कराई, आज भी गरीबों को अन्न दिया जा रहा है। उससे उत्तर प्रदेश की जनता सीधे भारतीय जनता पार्टी के साथ है। थैंक यू अशोक पांडे जी, शुक्रिया आपका। मैं डॉक्टर सुशील कुमार जी को आमंत्रित करता हूं इस डिबेट में। डॉक्टर सुशील, बहुत शुक्रिया आपका। समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का जो गठबंधन है वो तीसरे चरण में अपने लिए क्या संभावनाएं तलाशता है, क्योंकि ये ऐसा इलाका है जहां कभी आप लोगों का एक साम्राज्य हुआ करता था, एक छत्र साम्राज्य था। अब वो किला आपका बीजेपी के कब्जे में है, वापस छुड़ाने के लिए क्या हिकमत अपनाएंगे? और तीसरा, आज मुलायम सिंह को भी वोट मांगने क्यों निकलना पड़ा? जी आप बोलें, आप मुझे सुन पा रहे हैं? मैं ये कहना, हाँ आपकी आवाज आ रही है। यस, गो अहेड। मैं पहले तो आपसे ये बात कहना चाहूंगा, अभी मेरे ये दोस्त सम्मानित साथी बोल रहे थे जिन्होंने कहा कि डिंपल यादव को हमने पटका। इस भारत के अंदर, पहले तो मैं इस विषय पर ही 1 मिनट के लिए अपनी बहुत सूक्ष्म शब्दों में बात करना चाहता हूं कि इस भारत के अंदर महिला की आबादी आधी है। यदि 140 करोड़ इस देश की संख्या है तो देश का 70 करोड़ का एक पूरा तबका है जिसको इन्होंने कहा कि पटकने का काम किया, वो पहले महिला है। महिला के प्रति हमारा सभी का दायित्व बनता है कि हम सम्मान की दृष्टि से देखें और सम्मान के शब्दों का इस्तेमाल। नो पांडे जी, बीच में नहीं बोलिए, पहला चरण है, मैंने बीच में नहीं बोलने दिया, सिर्फ डॉक्टर सुशील बोलेंगे। ओनली डॉक्टर सुशील, गो अहेड। दूसरी बात मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि यहाँ की जो जनता है, जनता ने देखा है किस तरह से जुल्म और ज्यादतियां हुई हैं। जिस मकान की बात की जा रही है, जिस किसान की बात की जा रही है, किसान की फसल लेकर के जिस तरह से उनके बिजली के कनेक्शन काटने का काम किया गया, उन पर आरसी निकाली गई, उनके पेमेंट को दिया नहीं गया, गन्ना किसानों को बेहतर परेशान किया गया, और उनसे जुड़े हुए जो मजदूर परिवार हैं, उन मजदूर परिवारों का जिस प्रकार शोषण हुआ है, ये इन किसान और मजदूरों का, महिलाओं का एक संयुक्त गठबंधन है जो राष्ट्रीय लोकदल के नेतृत्व और गठबंधन की सरकार समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में उनका झुकाव हुआ अपने सम्मान को पाने के लिए, अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए, अपने बच्चों को क्या ये दबाव है कि नेताजी को भी वोट मांगने के लिए मैनपुरी में निकलना पड़ा? नहीं, ये दबाव नहीं है, ये जनता को इनके दबाव से मुक्त कराने का कदम है कि अब वो सही दिशा की तरफ को आना चाहिए। ओके, मैं डॉक्टर एमएच खान को आमंत्रित करता हूं, बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। डॉक्टर खान, शुक्रिया आपका। जी हाँ, नमस्कार जी। अशोक पांडे जी ने जो बात कही, क्या आप उसे अप्रूव करते हैं? इस तरह की भाषा इस्तेमाल होनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं उसको कंडम करता हूं कि महिलाओं के बारे में अच्छी शब्दावली का इस्तेमाल हो तो अच्छा है जी। पटकाया ये सब जो है ये बहुत ख़राब है, समाज में मैसेज बहुत ख़राब जाता है। अब आपसे मैं जानना चाहता हूं कि तीसरे चरण का चुनाव है, आप अपनी पार्टी के लिए क्या संभावनाएं देखते हैं? नहीं, हमारी पार्टी देखिए, इन लोगों के चुनाव डिक्लेयर होने से बाद जो है हमारी पार्टी के प्रत्याशी घोषित कर दिए गए थे और सब प्रत्याशी हमारे क्षेत्र पे काम कर रहे हैं।
मुलायम सिंह यादव जी जब पार्लियामेंट का चुनाव आपकी लड़े हैं जी, तो कितना वोट पाए थे, कितना वोट जीते थे? 99,000। मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। हाँ, वो 1 लाख के लगभग जीते थे जी इसके पहले वो करीब 3 लाख से जीते थे जी। इसमें मुलायम सिंह यादव जी की जब पार्लियामेंट्री चुनाव हो रहा था तो बहन कुमारी मायावती जी प्रचार करने गई थी मैनपुरी, हाँ याद है मुझे। हाँ, बड़ा ऐतिहासिक वीडियो, कैसे भुलाया जा सकता। जी, तो वो उस वक्त बहन जी ने मुलायम सिंह जी के लिए वोट मांगा था और तब ये इतने हेमंत तिवारी तब मुझे चैलेंज किया करते थे कि एक मंच पे मायावती मुलायम आ ही नहीं सकते। हाँ, आज देखिए जी। हाँ, वो वही सीन मैं याद दिला रहा हूँ आपको। तब ये लगभग 1 लाख वोट से जीते थे। बहन कुमारी मायावती जी अगर वहां मंच साझा ना करती तो क्या होता? नेताजी हार जाते। मतलब हम ये नहीं कह रहे हार जाते जीत जाते, अगर मतलब आप ये बताना चाहते हो कि आपकी कृपा से सांसद? नहीं, बिल्कुल हमारी कृपा से सांसद हैं वो, और हमारी ताकत है। मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि पूरे क्षेत्र में हमारी ताकत है। आपके 10 सांसद भी उनकी कृपा पे हैं? हम मानते हैं कि उनकी कृपा पे। चलिए ठीक है, लेकिन आज तो वो फंसे हुए हैं ना, आज तो हमारी कृपा पे है वो। तो आप बताओ कि क्या माहौल है उधर? माहौल बिल्कुल ठीक है, 10 तारीख को पता चलेगा मिश्रा जी। माहौल इतना ठीक है कि दो लोगों की लड़ाई में तीसरी बाजी हम मारने वाले हैं। अच्छा। ये जो चल रहा है खेल, ये इसमें लड़ाई, ये जो माहौल परसेप्शन, ये तो आप अपने लिए नया जुमला खोज लिए। दो की लड़ाई में तीसरे की भलाई। मैं कह रहा हूँ ना कि देखिए ये लड़ाई का जो आपकी मीडिया, आपको नहीं कह रहा हूँ मैं, और मीडिया की बात नहीं, हेमंत जी की मीडिया कही है, मुझे ना कही। नहीं, मैं हेमंत जी को भी नहीं कहूंगा, और जो गोदी मीडिया है उनको मैं कहूंगा कि वो ये परसेप्शन जाहिर करते हैं कि बसपा कहीं है ही नहीं है। अरे साहब, ये लड़ाई मैंने कभी ये नहीं कहा कि आपने नहीं कहा, मैं इसलिए मैं कह रहा हूँ, आपको कहीं कहा। अरे 22% का वोट शेयर वाली पार्टी है, वही मैं कह रहा हूँ। हेमंत जी कितना भी नीचे लाएंगे तो 14% तो देंगे। नहीं, हम जा रहे हैं 31, 35, 36, 40 पे जा रहे हैं। अभी देखिएगा आप। ऑलराइट, मैं प्रियंका गुप्ता को आमंत्रित करता हूं, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता है। प्रियंका, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ कार्यक्रम को ज्वाइन करने के लिए। तीसरे चरण में कांग्रेस के पास खोने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन जो कुछ चल रहा है तीसरे चरण में और उत्तर प्रदेश के चुनाव में, उनको आप किस नज़रिए से देखती हैं, और तीसरा चरण आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है? ब्रजेश जी, देखिए, पहले एक कहावत कही जाती थी कि सखी सैयां तो खूब कमात हैं और महंगाई डायन खाए जाता है, पर मौजूदा दौर में ये कहावत चेंज हो गई है, और इसका जो कहावत है वो ये है कि अब सैयों नए कमात हैं और महंगाई से बीजेपी की यारी हुई गई है। तो ये हकीकत है, ये मैं सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रही हूँ। आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में जहाँ भी चुनाव है तीसरे चरण में, वहाँ क्या समस्याएं। एक तो आलू की खेती समस्या है, फर्रुखाबाद की बात कर रही हूँ, जहाँ इन्होंने कहा हम चिप्स बनाने की जो है प्लांट लगाएंगे, वो इन्होंने नहीं लगाए। पूछे इनसे कितने प्लांट लगाए। फिर उन्होंने कहा कि हम वोडका बनाएंगे, वो भी नहीं कर पाए। फिर उन्होंने कहा कि हम जो है, ये चुनावी वादों की बात कर रही हूँ, ये 5 साल पहले चुनावी वादे किए गए थे, ये वो है कि पाउडर बनाएंगे आलू का, वो भी नहीं कर पाए। दूसरी चीज़ आप देखिए किस तरह से कानपुर में चमड़ा उद्योग पूरी तरह से 100% से घट के 25% रह गया है जी। और वहाँ के लोगों के पास काम नहीं है। चूड़ी उद्योग, कांच का उद्योग, आप देखिए कि वो जो है जहाँ पे 15 लाख लोग रोजगार चूड़ी उद्योग से कर रहे थे, कांच के उद्योग से कर रहे थे, आज वो बेरोजगार है। और इनका जो टैक्स सिस्टम है वो इतना बेहतरीन है कि पहले उस पर 2% टैक्स लगता था उनके कच्चे माल पे, फिर अब 18% जीएसटी लगती है। तो ये हालत बनाई है। और इनसे पूछिए, इनका 21 करोड़ का जो पैकेज था, 21 लाख करोड़ का, वो कौन सा अजगर निकल गया, वो तो पता ही नहीं चला। तो कांग्रेस अपने लिए उस अजगर को अभी भी ढूंढ रहे हैं, तलाशती है। देखिए, कांग्रेस पार्टी यहाँ पर आप देखिए किस तरह से कानपुर में जब वो पहुंची तो एक महिला, जी लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, एक महिला किस तरह से फपक के रो रही थी, और वो इसलिए रो रही थी क्योंकि उसके साथ इंसाफ नहीं हो रहा। ये लॉ एंड ऑर्डर है, ये लॉ एंड ऑर्डर है इनका कि किसान जो है वो अभी भी जेल में, पर एक मंत्री का बेटा जो है आराम से खुला घूम रहा है, जबकि उसने किसान की हत्या का आरोप है। ये इस लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं। अशोक पांडे जी तो भी पटकने की बात कर रहे थे। नहीं, ये तो देखिए इनका चाल चरित्र चेहरा है, ये महिलाओं को कुछ समझते नहीं है। इनकी समस्या ये है, और इस बार महिलाएं ही इनको बताएंगी कि हमारी जो हैसियत है वो सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं। आपकी शब्दावली जो थी वो बेहद निंदनीय शब्दावली है। आप कम से कम सम्मान करिए। महिलाओं का आधी आबादी है। दूसरी चीज़ ये, आपके घर में भी महिलाएं हैं। अगर वो आज चुनाव लड़ रही होती तो और हार जाती, तो क्या आप उनके लिए ये शब्दावली यूज करते? तो मुझे लगता है कि इन्हें माफी मांगनी चाहिए। तो मानती हैं कि पर आप ये तो मानती हैं कि ये मुकाबला 2 ध्रुवीय हो गया है, सोशलिस्ट अलायंस और एनडीए अलायंस के बीच।
मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि प्रियंका गांधी जी ने पिछले 5 सालों से जिस तरह से मुद्दों की राजनीति की है, जनता देख रही है। महिलाएं भी उनको एक उम्मीद भरी नजरों से देख रही हैं। आज महिलाएं निकलकर सपोर्ट कर रही हैं और उत्तर प्रदेश की जनता के मन में उनके लिए संवेदनाएं भी हैं और वो एक बहुत शुक्रिया आपका। आप दो बेहतरीन राजनीतिक पत्रकार मेरे साथ मौजूद हैं। मैं पहले हेमंत तिवारी जी को आमंत्रित करता हूं। हेमंत जी, बहुत स्वागत आपका। तीसरा चरण बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाथरस से मैनपुरी एटा इटावा होते हुए जब ये कानपुर से जालौन होते हुए झांसी ललितपुर तक जाता है, ये इलाका बहुत महत्वपूर्ण है। कभी ये बसपा का गढ़ था, फिर समाजवादियों का गढ़ हुआ, आजकल ये भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में है। आपका एनालिसिस इस तीसरे चरण को लेकर क्या कहता है? यहाँ के मुद्दे क्या हैं? क्या उन्हीं मुद्दों पे चुनाव लड़ा जा रहा है जिनकी हम चर्चा कर रहे थे, या इधर के मसले कुछ अलग हैं? और इधर की राजनीति में कौन से फैक्टर हैं जिन्हें आप मानते हैं कि वो महत्वपूर्ण है? ब्रजेश जी, क्षमा सहित निवेदन कर रहा हूं कि ये हमारा दुर्भाग्य है, हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत तकलीफदेह है कि मुद्दे कहाँ फैसले का हिस्सा बन पाते हैं, कब बन पाते हैं। मुझे कोई याद करके बता दे कि पिछले 30 वर्ष में कौन सा मुद्दा, हाँ, एक लॉ एंड ऑर्डर ऐसा विषय है जिसको लोगों ने गंभीरता से लिया, जो आज भी एक पैमाना होता है। इसके अलावा कौन सा मुद्दा है जो क्लिक हुआ हो और जिस पे परिणाम बदले हों, नतीजों में परिवर्तन आया हो? मुझे नहीं लगता। और अभी भी, और अगर मुद्दों पर लोगों का मुस्तकबिल तय होता पॉलिटिकल पार्टीज का, तो कांग्रेस पिछले 3 दशक से इतनी बुरी स्थिति नहीं होती, क्योंकि कांग्रेस ने हमेशा जेन्युइन मुद्दे उठाए हैं। अभी प्रियंका जी कह रही थी 5 साल प्रियंका गांधी वाड्रा ने संघर्ष किया है, इसके पहले 10 साल राहुल गांधी ने संघर्ष किया, लेकिन 30 साल से कांग्रेस बदतर हालत में। हालांकि मैं तारीफ करता हूं प्रियंका गांधी कि उन्होंने जो काम उनकी मां और भाई नहीं कर पाए, उसका बीड़ा उन्होंने उठाया है और सारी पॉलिटिकल पार्टीज को इस बात के लिए मजबूर कर दिया है कि नारी शक्ति की अहमियत समझें। सब ने उनको फॉलो किया है। लेकिन तीसरे चरण की जहां तक बात है ब्रजेश जी, बहुत से ऐसे समीकरण हैं जो फिर इस बात का इशारा करते हैं कि इस चरण में भी अच्छी लड़ाई होगी, करीब करीब बाइपोलर होगी। हालांकि कुछ पॉकेट्स ऐसे हैं, जैसे आपने बुंदेलखंड का जिक्र किया, बुंदेलखंड में भी मेरा मानना है कि रूलिंग पार्टी का एक दखल है और असर है। लेकिन चूंकि आप देखिए ये लड़ाई कहाँ से है, फिरोजाबाद, इटावा, आज आपने मैनपुरी के करहल का पूरा सिनेरियो दिखाया ही, क्या से क्या कहा गया। और 3 साल बाद हम लोगों ने मैनपुरी में एक रिपीट उत्सव देखा, बड़े बड़े स्टालवार्ड्स का, मुलायम सिंह यादव जैसे बुजुर्ग नेता का वोट मांगना। उस बार कहा था कि आखिरी बार चुनाव लड़ रहा हूं, मुझे जिताओ, बहन जी साथ में थी। और अब अपने बेटे को जिताने के लिए पहुंचे। हालांकि जो लोग नेताजी की आवाज, उनका स्वास्थ्य देखते होंगे, निश्चित रूप से उनको तकलीफ होती होगी। जी जी, लेकिन इसमें मुझे भी हुई आज उनकी आवाज सुनकर मुझे थोड़ा दुख हुआ, क्योंकि जब वो बोलते थे मुझे याद है वो गुर्राते थे। अरे साहब, क्या राजनेता रहे हैं। मेरा मानना है कि मुलायम सिंह के बराबर का राजनेता उत्तर प्रदेश ने पिछले 3 दशक में दिया नहीं है साहब। क्या कैलकुलेटेड पॉलिटिक्स करते थे और अपने शर्तों पर उन्होंने राजनीति में स्थान पाया है। लेकिन आज उनकी भाषा, उनका शरीर, उनकी बॉडी लैंग्वेज और उनकी लैंग्वेज सब देख करके बड़ी तकलीफ हो रही थी। मुझे लगता है कि अखिलेश यादव अगर नेताजी को वहां नहीं ले जाते तो भी यह ऐसी सीट है करहल, आपको याद होगा ब्रजेश जी, 2002 वहां से सांसद हैं, उनके पिता हैं, और राजनीतिक लोग घरों पर रुकते नहीं है हेमंत जी, इसलिए जरूरी था जी। लेकिन पिछले 29 वर्षों में खाली 2002 एक ऐसा साल रहा है जब समाजवादी पार्टी 100 सीट छूटी है। मतलब समाजवादी पार्टी एकमात्र बार वहां हारी है 2002 में। तो बहुत सुरक्षित और मजबूत सीट समझ के ही अखिलेश यादव वहां गए हैं। लड़ाई वहां भी बाहर तो देखने को मिलेगी, लेकिन असल लड़ाई वहां बहुत ज्यादा नहीं है। आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया कि अखिलेश वहां बहुत मजबूत हैं, वाकई बहुत मजबूत हैं, वो मजबूत सीट रही है। लेकिन
यादवलैंड यानी फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, कासगंज, इटावा, औरैया, औरैया, कन्नौज, कानपुर देहात, कन्नौज, फर्रुखाबाद। जी, जब आप यहां से, यहां तो लड़ाई है, और ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी को यहां बहुत हल्के मत ले लीजिए। फर्रुखाबाद, कन्नौज में उसका परफॉर्मेंस 2019 में देखिए, इवन इटावा में उसकी सीटें देख लीजिए। अभी भी इटावा के 2 सीटों पर बहुत मजबूत लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी है। फिरोजाबाद में भी यही स्थिति है। मैनपुरी में अखिलेश यादव के जाने से निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी के पक्ष में एक अच्छा माहौल बना है, लेकिन जब आप वहां से इधर आते हैं बुंदेलखंड की ओर, तो वहां लड़ाई तो है, लेकिन मुझे यह कहने में कोई गुरेज नहीं है कि वहां अभी भी तमाम कारणों से बीजेपी का अपर हैंड है। ये बड़ा दिलचस्प चरण है, और ये चरण पार करते ही, सही आपने कहा कि 172 सीटें पूरी हो जाएंगी। हाँ, उसके और बाद अगला चरण तब कैलकुलेशन होगा। जी, मैं संजय जी को आमंत्रित करता हूं, मेरे साथ इस वक्त दिल्ली से जुड़ चुके हैं। संजय जी, बहुत शुक्रिया आपका। अभी आपने सबकी बात सुनी, हेमंत जी की बात सुनी। उत्तर प्रदेश में वर्तमान वक्त में जिस तरह की राजनीति चल रही है, जिस प्रकार के मुद्दे हैं, जिस प्रकार के इशूज़ हैं, और बीजेपी जिस तरह के चुनाव अभियान के लिए जानी जाती है, क्या उस तरह का चुनाव अभियान प्रारंभ करने में, छेड़ने में और उठाने में चुनाव बीजेपी कामयाब हुई या नहीं हुई? देखिए ब्रजेश जी, मेरा स्पष्ट मानना है कि बहुत कांटे की लड़ाई है, और ये बाईपोलर इलेक्शन है। मैं कांग्रेस और बसपा के प्रवक्ताओं से क्षमा प्रार्थी होते हुए कह रहा हूँ कि ये बाईपोलर इलेक्शन है जी। और इस चुनाव में जो ये अभी यादव पट्टी का चुनाव है, बुंदेलखंड का चुनाव है, इसमें सपा अपना पुराना किला वापस लेने के लिए लड़ रही है और बीजेपी अपना किला बचाने के लिए लड़ रही है। एक चीज़ समझिए, इस चुनाव में जिस तरह से पहले चुनाव उठते थे, ये चुनाव उस तरह से उठ नहीं पा रहा है। कोई हवा नहीं है, कोई लहर नहीं है। नेताओं की बात छोड़ दीजिए, नेता बेरोजगारी, जो हेमंत जी की बात से बिल्कुल सहमत हूं कि तमाम तरह के मुद्दे हवा में हैं, लेकिन जनता की मुट्ठी बंद है। और जहां तक भाजपा और सपा के बीच मुकाबले की बात है, इस बार बीजेपी का मुकाबला एक बहुत चतुर सुजान से है। जो 17 के अखिलेश हैं और 2022 के अखिलेश हैं, दोनों में फर्क है। ये नई सपा है, नए अखिलेश हैं। इस कैसे आप ये बड़ा क्लेम कर रहे हैं? जो आप 2017 के अखिलेश यादव और 2022 के अखिलेश यादव में क्या चेंज देख रहे हैं? ये आप एक नई डिबेट शुरू कर रहे हैं। बहुत 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 2017 का अखिलेश जहां एक नौसिखिया व्यक्ति था, जिसके बारे में कहते थे कि 5.5 मुख्यमंत्री हैं सपा की सरकार में, परिवार में विखंडन था, तमाम तरह की बातें थी, उन पर पितृदोषी होने का आरोप लगाया जा रहा था, तमाम बातें थी। इस बार देखिए अखिलेश जी ने सबको एक झंडे के नीचे खड़ा कर दिया और अंत में उनके सामने हार जीत की कोई चुनौती ही नहीं है। करहल में एक तरफा लड़ाई है, लेकिन फिर भी वो अपने पिता को लेकर गए। इसका मतलब ये जो चतुर सुजान अखिलेश हैं, कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। और एक ये नई सपा आप देख रहे हैं, देखिए इस नई सपा से लड़ने का भाजपा को अनुभव नहीं है, इसलिए भाजपा हर फेज में मुद्दे बदल रही है। अखिलेश भी मुद्दे बदल रहे हैं, लेकिन भाजपा जो एक टोन सेट करके चुनाव लड़ती थी, इस बार भाजपा एक टोन सेट करके चुनाव नहीं लड़ पा रही है। बड़ा दिलचस्प टोन जो है दोनों के बदल रहे हैं और इसकी वजह अखिलेश है। लेकिन बीजेपी की चुनौती बड़ी है। हेमंत जी की बात से बिल्कुल सहमत हूं कि बुंदेलखंड बीजेपी का एक मजबूत गढ़ है, वहां उनको एज है। और जो ये यादव पट्टी है, इसमें भी बीजेपी को बिल्कुल हेमंत जी सही कह रहे हैं, कमजोर नहीं आंकना चाहिए, बिल्कुल कमजोर नहीं आंकना चाहिए। वो टक्कर दे रही है और अब मतदाता की मुट्ठी किधर खुलती है ये देखना। बहुत शुक्रिया आपका संजय जी। मैं वीरेंद्र जी के पास चलता हूं। इस वक्त मैनपुरी में मौजूद हैं। आज उन्होंने अखिलेश यादव का एक इंटरव्यू भी किया है। आप वहां मौजूद हैं वीरेंद्र जी, मैनपुरी में। एक तो क्या माहौल है तीसरे फेज में, थोड़ा सा दर्शकों को ये बताइए। दूसरा, आपने अखिलेश यादव का एक इंटरव्यू किया, कितने कॉन्फिडेंट दिखे आपको?
देखिए, ये बात सही है कि उत्तर प्रदेश का जो ये तीसरा चरण है, ये अखिलेश यादव के परिवार और उनकी व्यक्तिगत परीक्षा का चरण है। ये चरण में आप अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी इस तरह से उसके ऊपर कुल सीटें 8 आई थी, 49 सीटें भाजपा के पास है। इस चरण में 16 जिले हैं। अब आज इटावा में जसवंत नगर की सिर्फ 1 सीट समाजवादी पार्टी के पास थी, शिवपाल यादव। बाकी वो भरथना हार गए थे और इटावा शहर हार गए थे। इसके अलावा करहल में अब देखिए उससे सटी सीट है, वहां पर अखिलेश यादव लड़ रहे हैं। ये चुनाव अखिलेश के भविष्य का चुनाव है। ये उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के लिए जीवन मरण का सवाल है, क्योंकि इटावा में जब मैं रहा और यहाँ के लोगों से मैंने देखा और जाना, तो अखिलेश यादव के प्रति उनकी दीवानगी और लगाव तो है, लेकिन वो उत्तर प्रदेश में चाहते हैं कि सरकार बने, और इसके लिए उनके चाचा ने बलिदान दिया, उनके भाइयों ने बलिदान दिया। वो चाहते हैं कार्यकर्ता भी इसके लिए बलिदान दें। बलिदान इस तौर पर कि जिसे टिकट नहीं मिला वो विरोध न करे, वो पार्टी का काम करे। और समाजवादी पार्टी का जो एक बदलाव है कि वो परिवारवाद के आरोप से मुक्त हुई। उन्होंने साफ किया कि वो उत्तर प्रदेश में किसी भी परिवार के सदस्य को विधानसभा चुनाव नहीं लड़ाएंगे। ये भी यादव पट्टी बेल्ट में एक चर्चा का विषय है, और ये दिखाता है कि वो स्वतंत्रता पूर्वक फैसले ले रहे हैं। करहल में एसपी सिंह केंद्रीय मंत्री लगातार उनको घेरते हैं। अभी उनके ऊपर एक अटैक हुआ और समाजवादी पार्टी पर आरोप लगा कि वो गुंडों की पार्टी है, उन्होंने अटैक कराया। भाजपा के बहुत शीर्ष नेता लगे हैं। बुंदेलखंड का भी कुछ इलाका है। कैसा चमत्कार होगा, क्या होगा, इसका इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन ब्रजेश जी, इतना तय है कि ये जो यादव पट्टी बेल्ट है, इसमें पिछला इतिहास बीजेपी दोहरा पाएगी, ये बहुत मुश्किल है। लोगों को 5 साल में बहुत पानी बह चुका है। जिन लोगों ने सपा को हराया था, बहुत सारे लोग उसमें से अब वो चाहते हैं कि सपा को मौका मिले, क्योंकि इटावा में जो 5 साल पहले विकास काम हुए थे वो वहीं रुक गए। लोगों को लगता है कि अगर समाजवादी सरकार नहीं आई तो इटावा के साथ भेदभाव होगा, सड़कें खराब हो जाएंगी, बिजली व्यवस्था खराब हो जाएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर जो तमाम सारे मेडिकल कॉलेज से लेके तमाम चीजें हैं यहाँ पर, स्टेडियम से लेके, वो सब ठप हो जाएंगी। तो इसलिए भी वो चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश का एक बड़ा नेता और मुख्यमंत्री यहाँ से जीते। उनका अपना स्वार्थ है यहाँ की जनता का। आज अखिलेश यादव का रोड शो चल रहा है। अखिलेश यादव मायावती के प्रति भी नरम है और वो कांग्रेस के प्रति भी नरम दिखे। प्रियंका गांधी से उनकी अच्छी जान पहचान है, ये हर कोई जानता है, और वो कांग्रेस पर अटैक भी नहीं बोलते हैं। तो कहाँ बोलना है कहाँ नहीं, ये उन्हें पता है। लेकिन आज एक बात मैं ये कहूँगा कि अखिलेश यादव एक इस पूरे चुनावी समर में इकलौते योद्धा की तरह लड़ रहे हैं, और हक की लड़ाई हर आदमी को जीवन में अकेले लड़ना पड़ा है। सैलाब हमेशा जीतने के बाद आया है, तब वो लोग आगे पीछे भीड़ चलती अच्छा, संजय बेचन जी ने एक मुद्दा उठाया, मैं चाहता हूं कि उस डिबेट को एक स्टेप आगे बढ़ाया जाए। उन्होंने कहा कि 2017 के अखिलेश यादव और 2022 में जमीन आसमान का अंतर है। देखिए, जमाना बड़ा तेजी से बदल रहा है। कल तक जो चीज बहुत महंगी थी, आज वो चुनाव में लोगों को मुफ्त मिल रही है। तो अखिलेश यादव जो 2017 में थे, आज 2022 में अंतर यह आया कि वो पार्टी के सर्वमान्य नेता हैं। वो जिसका चाहे टिकट काट सकते हैं, जिसको चाहे विधायक, एमपी, एमएलए बना सकते हैं। अगर उनकी सरकार आई तो जिसे चाहे मंत्री बनाएंगे। उन्होंने जो टिकट वितरण किया, जैसे एक टाइम पे 2014 में मोदी के नाम पर वोट था, तो अखिलेश यादव ने मैसेज दिया कि कैंडिडेट ना देखो, अखिलेश यादव को देखो, उनको वोट दो। तो मुझे लगता है कि वो अखिलेश यादव एक उत्तर प्रदेश में उभरे हैं जिनके अपने नाम पर वोट हो, कैंडिडेट कोई आ जाए। तो क्या ये तय है कि उत्तर प्रदेश में मुकाबला योगी आदित्यनाथ बनाम अखिलेश यादव है? देखिए, इस दौर की सियासत का बस इतना सा फसाना है कि बस्ती भी जलानी है, मातम भी मनाना है। ये नेता एक दूसरे को कोसते हैं।
ये पहले गर्मी उतार रहे थे, चर्बी उतार रहे थे, फिर जिन्ना मुन्ना पाकिस्तान सब कर डाले, कुछ हो ही नहीं रहा है। अब ये गुंडा पार्टी चल रहा है, गुंडाई होगी और भगा दिए जाओगे, विकास कार्य रुक जाएगा। ये बात जरूर है, अलग अलग चरण में नए नए मुद्दे उछाले जा रहे हैं, लेकिन स्वाभाविक है कि मुख्यमंत्री के दो चेहरे होंगे। एक जो वर्तमान में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, अगर बीजेपी की सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री बनेंगे, और अगर विपक्ष की सरकार बनेगी कोई तो अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, और सबसे प्रबल दावेदार है जी। इन दो चेहरों में लड़ाई हो रही है, लेकिन अगर ज्यादा आप दो लोगों के नाम लोगोगे तो तीसरा नाराज हो जाएगा। नहीं, खान साहब का रुका नहीं जा रहा है। मायावती हो गई, जी, कांग्रेस पार्टी कंक्लूड करें वीरेन जी। तो कुल मिलाकर ये है ब्रजेश जी, जो बात कहनी है जनता को कहना पड़ेगा, क्योंकि दुश्मन भी मेरे मुरीद हैं, शायद वक्त बेवक्त मेरा नाम लिया करते हैं और मेरी गली से गुजरते हैं छुपा के खंजर, सामने पड़ जाने पर सलाम किया करते हैं। तो कौन अच्छा मानेगा कौन बुरा मानेगा, ये चुनाव में जनता का फैसला है, हमको आपको सबको स्वीकार करना पड़ेगा जी। लेकिन आज का समापन मैं इन लाइनों से मैं करूंगा कि कई लोग मुझको गिराने में लगे हैं और सरेसाम चिराग बुझाने में लगे हैं, और उनसे कह दो कतरा नहीं हूं मैं, समुंदर हूं, डूब गए वो खुद जो मुझे डुबाने में लगे हैं। कितनी बार ये बात मैं हेमंत जी को सुना चुका हूं, लेकिन वो मानते कहाँ हैं आपका ये वाला शेर। बहुत शुक्रिया वीरेन जी, आप अपना नहीं मानता हूँ, क्या नहीं मानता हूँ, आप क्लियर कर दें। वीरेन छोटे भाई हैं, आप झगड़ा मत लगाइए। कोई झगड़ा, आप स्पष्ट बोलिए। नहीं, कोई झगड़ा नहीं है हेमंत जी, कोई झगड़ा नहीं। बहुत शुक्रिया वीरेन जी आपका। बहन भाई, हमने कू ऐप पर एक प्रश्न पूछा। प्रश्न ये पूछा कि तीसरे चरण में जनता किन मुद्दों पर वोट करने वाली है। तो शैलेश यादव लिखते हैं कि जनता धार्मिक संकेतों में न उलझकर शिक्षा स्वास्थ्य के मुद्दों पर मतदान करेगी। तो संजीव वर्मा लिखते हैं कि योगी जी के शासन में ईमानदारी से काम हुआ है और कानून व्यवस्था सुधरी है। तो समीर पाठक लिखते हैं कि मतदाता जागरूक हो चुके हैं, अब ये चुनाव जनता लड़ रही है। मैं सीधे रुख करता हूँ अशोक पांडे का। अशोक पांडे जी, इस बार भारतीय जनता पार्टी पर अपने प्रदर्शन को दोहराने की बड़ी चुनौती है, क्योंकि यहाँ आप छोटे मोटे नहीं, लगभग 90% सीट जीतकर आए थे। अब उस प्रदर्शन को दोहराने की चुनौती है, लेकिन जिस प्रकार से हमारे विश्लेषकों का अनुमान है, आपका उस तरह का माहौल क्यों नहीं बनते दिख रहा है? देखिए, आपको बता दें कि इस बार तो हमने 5 साल काम किया है ब्रजेश भाई, और सबका साथ सबका विकास करके विश्वास हासिल किया है। आज भी हमारे प्रधानमंत्री जी हो, गृह मंत्री जी हो, एक कार्यकर्ता की भांति हम लोगों को ऊर्जा दे रहे हैं, जितनी मेहनत कर रहे हैं एक पार्टी कार्यकर्ता के रूप में। आज जैसे पहले किया था उन्होंने, आज भी कर रहे हैं। हमने बूथ स्तर तक, पन्ना प्रमुख तक अपने संगठन को मजबूत किया था 5 सालों में। आज वो दिखाई दे रहा है। गली मोहल्ले चौबारे में हमने काम किया है। उत्तर प्रदेश की कानून की व्यवस्था हो, चाहे गरीबों का मकान हो, चाहे हमारा आयुष्मान योजना अंतिम आदमी तक पहुंची है। हमने इस देश में इज्जत घर हम ही ने दिया है। इस मुल्क की जनता जानती है कि अंतिम आदमी के, अरे राज्य सरकार के कुछ काम गिनाओगे? उत्तर प्रदेश में बिजली आना, उस समय जब अखिलेश जी की सरकार पहले बिजली नहीं थी तो बहुत गांव अछूते थे जहां बिजली नहीं थी, और हमने सब उस एक योजना के अंतर्गत गांव-गांव में बिजली दिया। इनकी सरकार में बिजली आना एक खबर थी, हमारी सरकार में बिजली जाना एक खबर है। ये कहते हैं डॉक्टर सुशील रुकिएगा, आऊंगा आपके पास आऊंगा। पहले बिजली ही नहीं दे रहे थे तो फ्री क्या देंगे? तो निश्चित तौर पे हम ये कह रहे हैं, यूपी की जनता इस बात को जानती है, हमने काम किया है, उस आधार पे हम लेकिन अभी संजय बेचन जी की आपने बात सुनी, उन्होंने कहा कि ये पहले वाले अखिलेश यादव नहीं है। देखिए, ये पहले वाले नरेंद्र भाई मोदी भी नहीं है, ये पहले वाले योगी जी भी नहीं है। योगी जी 5 साल में अपने को पूरे देश में निखार के लाए हैं। कोरोना संक्रमण काल में इनकी बड़ाई पूरी दुनिया में हो रही थी, जिस तरह से इन्होंने कोरोना संक्रमण काल में काम किया है। डॉक्टर सुशील कुमार, थैंक यू। अशोक पांडे जी, शुक्रिया, साल भी बदला, धन्यवाद। डॉक्टर सुशील,
जिन मुद्दों का जिक्र अभी सर, अशोक पांडे ने कहा मैं कि ये सब इन्होंने कहना- किया है, आपने तो, लोगों ने तो कुछ किया ही नहीं पीछे। मैं इस विषय पर यह कहना चाहता हूं कि यदि इनका इतना लंबा ट्रैक रिकॉर्ड है काम का, यदि इतनी बड़ी फहरिस्त इनके काम की है, तो फिर क्यों परेशान है? भारत के माननीय प्रधानमंत्री गलियों के अंदर घूम रहे हैं वोट मांगने के लिए, देश के गृह मंत्री वोट मांगने के लिए गली गली घूमते हैं। अरे भाई, यदि इतना ही बड़ा काम है तो फिर इस बात की जरूरत क्या थी? दूसरी बात यह है, इस बार जनता का मूड है, इन्होंने कहा इज्जत घर दिया, लेकिन इज्जत लूट ली। अखबार में छपा, टीवी चैनल्स पर चला, लड़की को जला दिया रात को 1:30 बजे उसकी लाश पर पेट्रोल छिड़क कर जला दिया जाता है। और मेरे नेता माननीय जयंत चौधरी जब महिला वर्ग को न्याय दिलाने के लिए, उनके परिवार को न्याय दिलाने के लिए जाते हैं तो उन पर लाठी से प्रहार किया जाता है। कैसी डेमोक्रेसी है, कैसा जनतंत्र है? दूसरी बात, इस उत्तर प्रदेश की जनता जाग चुकी है। ये एक और कहते हैं कि हम देश के बहुत सारे लोगों को, यानी कि भारत के प्रधानमंत्री कहते हैं 80 करोड़ लोगों को खाद्यान्न फ्री मिलता है। उत्तर प्रदेश में उनकी संख्या कितनी होगी, ये आप इसका आकलन लगा लीजिए। दूसरी ओर उनको शिक्षा के लिए कहते हैं कि विद्यालय बंद, नेट फ्री होगा। और एक मेरा सबसे बड़ा ज्वलंत, मैं आपके चैनल के माध्यम से इनसे पूछना चाहता हूं कि आज भी उत्तर प्रदेश के किसान का 14,000 करोड़ रुपया बकाया है जी। तो यदि किसान की हालत यह है, 14,000 करोड़ रुपए की बड़ी रकम होती है, तो फिर उन पर निर्भर रहने वाला देश का मजदूर, ये जातीय व्यवस्था की बात जो चलती है, मैं कहता हूं इसको मजदूर और किसान की बात क्यों नहीं की जा रही, महिला की बात क्यों नहीं की जा रही, पढ़ाई की बात क्यों नहीं की जा रही, बहन बेटियों की सुरक्षा की बात क्यों नहीं की जा रही? ये कब होगी? ओके, मैं डॉक्टर एन एच खान को चैनल के माध्यम से मैं इस बात को, बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। थोड़ा वक्त का अभाव है। खान साहब, मैंने देखा कि इन दिनों मायावती जी थोड़ा आक्रामक हुई हैं। बांदा की जनसभा मैंने आज सुनी, कल लखनऊ की सुनी थी, थोड़ा अब वो आक्रामक हुई हैं। क्या उनको एहसास हो गया है कि थोड़ा देर ही सही, लेकिन अब वक्त आ गया है कि उन्हें आक्रामक होना पड़ेगा? नहीं विजय जी, देर कुछ नहीं हुई है। बहन कुमारी मायावती जी 2 साल से लखनऊ से बाहर नहीं गई हैं। उनकी माता जी का देहांत हो गया था, तो सुबह गई और फिर शाम को वापस आ गई। यहाँ पर बूथ लेवल से लेकर मंडल स्तर तक की संगठन को मजबूत करने का काम बहन कुमारी मायावती जी कर रही थी। और सारे कैंडिडेट्स पहले डिक्लेयर कर दिए, जितने पार्टियों के लोग थे। अभी अब कोई डिक्लेयर कर रहा है, कोई कल डिक्लेयर कर रहा है। हमारी पार्टी बहुजन समाज पार्टी पहले कैंडिडेट डिक्लेयर कर दी थी। अब कानूनी व्यवस्था के बारे में 2007 का फार्मूला पूरी जनता जानती है कि किस तरह से कानूनी व्यवस्था दुरुस्त। पर आपको क्या लगता है कि बहन जी अगर पहले थोड़ा आक्रामक हुई होती तो तस्वीर थोड़ा अलग होती? नहीं, ये राजनीति का अपना रणनीति, अपना हिस्सा है। ये जिसको जैसे समझ में आता है। तो हेमंत तिवारी ऐसी अपेक्षा क्यों रखते हैं बहन जी से? नहीं, हेमंत तिवारी जी स्वतंत्र हैं। आइन कहता है कि आप जो चाहे बोल सकते हैं, जिसके साथ रहिए बोलिए, कोई मतलब थोड़ी है। नहीं, वो किसी के साथ नहीं, तो जनता के साथ है, पत्रकार है। नहीं, हम कह रहे हैं, अभी देखिए एक दूसरे पत्रकार बैठे हैं, कह रहे हैं बुरा ना लग जाए। अरे भाई, आप बुरा लगने वाली बात करी क्यों रहे हो? आप ऐसी बात करो ना कि जो कहीं धरातल में बता ही नहीं रहे हो, तो ये आपको 10 तारीख को पता चलेगा ना। आज आप बैठे हैं घर में अपने, अब पूरा एनालिसिस कर डालना है कि ये लड़ाई हो रही है, इसमें लड़ाई हो रही है। बहुजन समाज पार्टी कहीं है ही नहीं है, तो बहुजन समाज पार्टी 10 तारीख को आपको बताएगी कहाँ मौजूद है। तो क्या संजय बेचन जी अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं बीएसपी? बिल्कुल अंडर करंट चल रहा है बहुजन समाज पार्टी का। जहां बहन जी की मीटिंग है, इनको क्यों नहीं वो करंट समझ में आ रही है? नहीं समझ में आ रहा है इनको। कोई विचारधारा होगी इनकी, हम इनकी विचारधारा के बारे में नहीं जानते, कौन सी विचारधारा के आदमी है। आप अपना विचारधारा रखते होंगे, हम उसके विचारधारा को खिलाफत भी नहीं कर रहे हैं, तो आप कर सकते हो। और जितने लोग चाहे कर सकते हैं। लेकिन बहुजन समाज पार्टी की जो मीटिंग है आपने देखा बहन कुमारी मायावती जी की, अपार भीड़ का समंदर उबल के आ रहा है, तो ये कहाँ जाएगा? प्रियंका गुप्ता, मैंने देखा करहल से कांग्रेस ने प्रत्याशी नहीं दिया अखिलेश यादव के खिलाफ, क्यों? ये पार्टी का डिसीजन है, उन्होंने सोच के ही किया। तो फिर क्यों ना मानूं कि आप लोग मिले हुए हो? देखिए, हम जनता के मुद्दे उठा रहे हैं, किसी से मिलकर यहाँ पर हम नहीं इलेक्शन लड़ रहे हैं। जैसे कि हमने बताया कि हम इस बार सारी सीटों पे उतार रहे हैं अपने जितने भी कंटेस्टेंट हैं, तो इसमें ऐसा कुछ है नहीं। क्यों भाई, आप अखिलेश यादव के खिलाफ प्रत्याशी क्यों नहीं देंगी? कारण बताइए ना कि इसलिए नहीं देंगे, कोई अंडरस्टैंडिंग है? ये तो अब
वही बता सकते हैं जिन्होंने ये डिसीजन लिया है। बट मैं सिर्फ इतना कह सकती हूँ कि जिस तरह से उन्होंने भी सम्मान दिया है, उन्होंने भी कई बार जो है, बस ये है कि अमेठी रायबरेली में प्रत्याशी नहीं देते आपके खिलाफ, यही कारण हो सकता है। ये तो अंडरस्टैंडिंग है, लोगों को समझना चाहिए। मुझे लगता है कि अगर आप कर रहे हैं तो हमारा भी फर्ज बनता है। कांग्रेस पार्टी तो वैसे ही बिल्कुल जो है गांधीवादी पार्टी है, अगर आप जो है अहिंसावादी पार्टी में हैं तो मुझे लगता है तो कि अशोक अगर पांडे ये क्यों दावा कर रहे हैं कि सब तो उन्होंने किया, बिजली भी उन्हीं के टाइम आती है? नहीं, देखिए अशोक पांडे जी की जो बातें हैं उसमें मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगी। मैं ये कहना चाहूँगी, इन्होंने तो ये भी कहा था कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, पर पैक करके ले जाने दूंगा, चाहे वो मेहुल चौकसी हो, चाहे वो विजय माल्या हो, चाहे जो है इस बार ऋषि अग्रवाल जी। तो ये लोग वो लोग हैं जो मंजीरा है वो बजा रहे हैं, पर उनको वापस नहीं ला पाए। 15 लाख अभी भी लोग वेट कर रहे हैं कि हमारे अकाउंट में आएगा, काला धन तो आया नहीं, पर ये है कि एक सिलेंडर जरूर 20 मार्च को इन्होंने देने का वादा किया है। ओके, मैं हेमंत तिवारी जी को आमंत्रित करता हूं। हेमंत जी, आप मुझे बताइए कि जिस क्षेत्र में चुनाव है, किन किन पार्टियों को कौन कौन सी वहां पर बड़ी चुनौती मिल रही हैं, वीआईपी सीटों पर क्या आपका आकलन है, और उत्तर प्रदेश की स्थितियां राजनीतिक तौर पर इस वक्त क्या है? भाई, एक बात तो पूरे उत्तर प्रदेश में कॉमन है, मुजफ्फरनगर से लेके मिर्जापुर तक, कि 5 साल जिसने सरकार चलाई उसके खिलाफ नाराजगी है। एंटी इनकम्बेंसी एक ऐसा फैक्टर है जो स्वाभाविक है, पूरे देश में होता है, और उत्तर प्रदेश में तो लगातार आप देखिए 5-5 साल पे सरकारें बदलने की जो रवायत हो वही एंटी इनकम्बेंसी है। लेकिन एंटी इनकम्बेंसी इतने बड़े पैमाने पर है ये मैं नहीं मानता हूं। तो एंटी इनकम्बेंसी जो भारतीय जनता पार्टी जो सबसे बड़ा पहलवान था उसका नुकसान है, तो स्वाभाविक रूप से उनके रणनीतिकारों ने उस नुकसान को संतुलित करने के लिए, उस नुकसान को एडजस्ट करने के लिए, उसकी भरपाई के लिए कोई न कोई एक फोकस्ड जरूर एम रखा होगा जिस पर उन्होंने काम किया। जहां तक मुझे समझ में आता है कि 2014, 2017 और 2019 में गैर जाटव दलित वर्ग का जो समर्थन भाजपा को मिला, जिसके चलते आज से 4-5-6 साल पहले आप याद करें, 6 साल पहले, 5 साल पहले बहन जी भी कई बार इरिटेट हुई और भाजपा के खिलाफ उन्होंने हमला बोला। वो जो स्वाद उनको मिला है उसको उन्होंने 2-2.5 साल से मेहनत करके संघ से लेकर सब लोगों ने उसको आगे बढ़ाया है। और ये वोट बैंक ऐसा है जो पूरे उत्तर प्रदेश में हर जगह है, अच्छी खासी तादाद में है। ध्यान रखिएगा, जाटव वोटों में, मतलब दलित वोटों में 55% के आसपास जाटव, बाकी 45% गैर जाटव वोट होते हैं। गैर जाटव वोटों में पारसी, खटीक इस तरह के जो वोट हैं या कोरी, ये इनका पहले से झुकाव भारतीय जनता पार्टी को रहा, इस पे उन्होंने ज्यादा काम किया है। तो उसके संतुलन के लिए इसमें कोई शक नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के सामने ही सबसे बड़ी चुनौती है, चाहे वो बुलंदशहर रहा हो, चाहे वो अब ये बुंदेलखंड हो। तो उसी को फेस करना है, उसको हर क्षेत्र में फेस करना है, क्योंकि 2017 में उसने हर जिले में, हर प्रखंड में, हर क्षेत्र में सबको हराया था। तो सबसे बड़ा पहलवान होता है, स्वाभाविक रूप से सबसे बड़ा चैलेंज उसके सामने होता है। लेकिन जिस तरीके की समीक्षाएं, जिस तरीके का विश्लेषण पहले 2 चरणों के बाद मैंने देखा जो आया है, जो लोगों ने पेश किया है जी, मैं उससे बहुत सहमत नहीं हूं। एक बड़ा क्लास वोटर ब्रजेश जी जो बोलता नहीं है, जो वोट करता है, जो वोट करता है, ध्यान रखिएगा। बहुत कम लोग होंगे जिनकी पत्नियां बताएंगी सही सही में उन्होंने किसको वोट दिया या किसको वोट करने जा रहे हैं। ये बात है नंबर 1। नंबर 2 चीज, जो बात कही जा रही है कि ये ध्रुवीकरण नहीं हुआ, अरे साहब, ध्रुवीकरण एक तो पैन स्टेट होता है, एक पैन इंडिया होता है, और एक लोकली होता है। लोकल ध्रुवीकरण एक सीट पे आप अपना ऑब्जर्वेशन मंगाइए, आप देखिएगा हुआ है, आगे और बढ़ने की आशंका है, संभावना है। पर अब उतनी फर्टाइल लैंड नहीं है ना, जो फर्टाइल लैंड पहले और दूसरे चरण में थी। देखिए ब्रजेश जी, आप ध्यान रखिएगा, पहले दूसरे चरण के कारण स्थापित थे। मुजफ्फरनगर दंगों के बाद का चुनाव था, वहीं से काम शुरू हो गया, ये विषय शुरू हो गया। और आपको ध्यान होगा कि तीसरे चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी फतेहपुर में जहां आज आए थे, यहीं से उन्होंने श्मशान और कब्रिस्तान की बात शुरू की थी। उसके बाद आपने देखा पूरा गर्दा हो गया, धुआं हो गया, क्या माहौल बदल गया।
ये सारी चीजें हैं। लेकिन ऑलराइट, मैं संजय जी को है आमंत्रित ये करता बात। हूं। संजय जी, क्या इन तर्कों से सहमत हुआ जा सकता है तीसरे चरण के चुनाव और मुद्दों और वीवीआईपी सीट्स को लेकर जो तर्क हेमंत तिवारी ने प्रस्तुत किए? हेमंत जी के तर्कों से मैं बहुत सहमत हूं और मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं बहन जी की ताकत से इनकार नहीं कर रहा। बहन जी एक बड़ी ताकत है, लेकिन सवाल उनकी चुप्पी का है, उनके एक्टिव मोड में नहीं होने का है, पहली बात। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं कि योगी आदित्यनाथ इस चुनाव का फोकस अखिलेश अभी नहीं है, इस चुनाव का फोकस योगी आदित्यनाथ हैं और जो सारी घेरेबंदी है, सारी खेमेबंदी है, योगी आदित्यनाथ के खिलाफ है। और बीजेपी ने बहुत तरीके से एक साइलेंट वोट बैंक को नर्चर किया है पिछले 5 साल में। और एक दूसरा जो बड़ा तबका खड़ा हुआ है वो है लाभार्थियों का। जब 200-300 यूनिट बिजली पे सरकारें बदल रही हैं तो आप समझिए कि जिन परिवारों को, जिन दलित परिवारों को राशन मिल रहा है, कैश ट्रांसफर मिल रहा है, शौचालय मिला है, घर मिला है, उनको आप कैसे कह सकते हैं कि वो एकदम से उठ के आएंगे और आपके खिलाफ वोट करने लगेंगे? तो हेमंत जी की बात बिल्कुल सही है कि जो समीक्षाएं आ रही हैं कि सुनामी है, बीजेपी उड़ गई, उन मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं। बीजेपी बहुत मजबूती से ग्राउंड पर है और देखिए केक वॉक नहीं है बीजेपी के लिए, लेकिन अखिलेश जी के लिए भी केक वॉक नहीं है। ये बहुत ही कठिन दौर का चुनाव है और योगी की चुनौती को आप बिल्कुल खारिज नहीं कर सकते कि नहीं है, योगी तो कहीं है ही नहीं, बाकी लोग तो एकदम तुरंत से जीत जाएंगे। और एक बात और कहना चाहूंगा प्रियंका गांधी के लिए, मैं उनके राजनीतिक साहस की तारीफ करता हूं। कांग्रेस की मर गई जमीन को जिस तरह से वो उर्वर बनाने के लिए लगी हैं, वो बहुत हिम्मत का काम है। आखिर ये जो पार्टियां आज राजनीति में आगे बढ़ी हैं वो कांग्रेस की कीमत पर बढ़ी हैं। तो प्रियंका गांधी शायद कांग्रेस को रिवाइवल पर ले जाने वाली हैं। कांग्रेस की प्रवक्ता को बात बुरी लगे, लेकिन अगर कांग्रेस अपनी सभी सीटों पर सिर्फ जमानत बचा ले ब्रिजेश जी, तो 2024 में एक बड़ी चुनौती होगी कांग्रेस की। बहुत शुक्रिया, मैं कहना चाहता हूं। बहुत बहुत लेकिन धन्यवाद। योगी की चुनौती बड़ी है, बहुत बड़ी चुनौती है। मैं आप सबका बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आप सब ने अपने अपने अति बहुमूल्य विचार आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत किए हैं। बहन भाइयों, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम को देखने के लिए। कोरोना अभी गया नहीं है, मास्क लगाना है, हाथ धुलना है, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर करना है, सोशल और फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।